नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में 10 क्लास का चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकरण का युग के बारे में समझें। औद्योगिकरण का युग के बारे में सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। जिस युग में हस्त निर्माण वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्रियां, मशीन, तकनीकी का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। मतलब आप सिंपल सा शब्दों में कहो तो जिस युग में मशीनों और तकनीकों का विकास हुआ वो औद्योगिकरण युग कहा जाने लगा। अब ये कब से कब माना जाता है औद्योगिकरण का युग, इनको भी यहाँ दिया गया है। इसे खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गए और क्या हो गया, 1760 से 1860 तक युगों को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरियस दिया गया है, जैसे 1760 से 1840 तक इसे औद्योगिकरण युग कहा जाता है। इस मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि पूर्व औद्योगिकरण कैसे हुआ। ये तो औद्योगिकरण जब हुआ तो उससे पहले का जो औद्योगिकरण कैसे रहा होगा, ये वाला पॉइंट्स। यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल में पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। मतलब जब यूरोप में पहला कारखाना लगा उसी काल को हम क्या बोलते हैं, पूर्व औद्योगिकरण काल कहा जाता है। इसी अवधि के गांवों में सामान बनते थे और जिस शहर के व्यापारी खरीदते थे, तो ये पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। इसको इतना डीपली आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आप सब्जेक्टिव टाइप में ये इम्पोर्टेंस हो जाता है कुछ। देन अब देखते हैं कि आदि औद्योगिकरण ये क्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां की स्थापना से भी पहले ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, औद्योगिकरण उत्पादन होने लगा था। मतलब जैसे यूरोप और इंग्लैंड से भी पहले जो फैक्ट्रियां पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा, उत्पादन हो रहे थे बड़े पैमाने में। यही उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। समझ गया, मतलब बहुत पहले जो कोई फैक्ट्री नहीं बनता था वो अपने से ही बनाता था जुगाड़ करके, है ना, कोई भी वस्तुएं। अब हम लोग समझते हैं कि व्यापारियों का गांव में ध्यान देने का कारण, ये क्या वजह था कि लोग व्यापार जो है गांव में करने लगे थे, ध्यान करने लगे थे। शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली होते थे। इसी प्रकार के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमत पर अपना नियंत्रण रखते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था। इसलिए वे गांवों की ओर मुख करना पसंद करते थे। मतलब वहाँ पर जो व्यापारियाँ थे वो कहीं ना कहीं रोक लगाता था, इस वजह से वो लोग गांव की ओर जाना पसंद करते थे। अब समझते हैं कि स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या छाटता है, उसे स्टेपलर कहा जाता है। मतलब एक कहा जाए कि रेस क्या है, जो रेशा है उसको हिसाब करने का एक माध्यम। अब हम लोग समझते हैं फुलर। फुलर क्या है, ऐसा व्यक्ति जो फूल करता यानी चुनटाओं के सहारे कपड़े को समेटता है। एक तरह का चुन्नाटो होता है, उसी के को समेटता है जो कपड़े होंगे जो भी हो। अब हम लोग समझते हैं कार्डिक। कार्डिक वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है, वो उसे कहा जाता है कार्डिक। अब हम लोग समझते हैं कि कारखानों की शुरुआत कब से कब तक माना जाता है। सबसे पहले
इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में 1730 में। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे थे। कहाँ? इंग्लैंड में। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था, है ना। तो कपास का पहले बनाया गया था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा कपास की मांग बढ़ी, व्यापार होने लगा, और 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होता था। मतलब बहुत ज़्यादा लेता था इंग्लैंड में, 2.5 मिलियन पाउंड। और 1787 तक ये मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। तो आप सोच रहे हो कि कितना बढ़ा। अब समझते हैं कारखानों से क्या लाभ हुआ होगा लोगों को। जब कारखाने इतना स्थापित हुए इंग्लैंड में तो क्या चीज़ें हुई, क्या लाभ हुआ। कारखाने के खुलने से कई फायदे हुए। जैसे हो गया, श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई। मतलब श्रमिक तो एक तो रोजगार मिल जाता है और कार्य कुशलता आ जाती है उस काम में, वो कहते हैं प्रोफेशनल हो जाता है। अब क्या हो जाता है, नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा और बेहतर उत्पाद बनने लगे थे। मतलब वहाँ पर अधिक मात्रा में मजदूर काम करने लगे, बेहतर उत्पादक बनने लगे। औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़े उद्योग में हुई थी। जो औद्योगिकरण का जो माना जाता है कि सूती कपड़े उद्योग से माना जाता है। कारखानों में श्रमिकों की जो निगरानी है और उनको काम लेना अधिक आसान हो गया था। ये सब वजह था कारखाना लगने का लाभ। अब समझते हैं औद्योगिकरण, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कैसे पकड़ा होगा, कि औद्योगिक हमेशा बढ़ता चला कैसे गया। फर्स्ट रीजन है, औद्योगिक का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था। कपास और सूती वस्त्र उद्योग, लोहा तथा स्टील उद्योग में बदलाव काफी तेजी से हुए और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। मतलब जो औद्योगिक परिवर्तन हुए सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन या आप इंग्लैंड कह लो। औद्योगिकरण के पहले दौर में 1840 के दशक तक सूती उद्योग अग्रणी क्षेत्र था। मतलब 1840 से पहले सूती कपड़ों उद्योग जो एक महत्वपूर्ण व्यापार का स्रोत था उस समय। अब हम लोग समझेंगे, है ना। लेकिन जो व्यापार करते थे किस तरह से करते थे, इस पॉइंट में हम लोग समझेंगे। रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। जब रेलवे बना तो क्या होगा, जितने भी लोहा जैसे वस्तुएं हो गए वो तेजी से आवागमन होते थे। और रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ था। मतलब पूरे इंग्लैंड में क्या हुआ था, 1840 के दशक से ही शुरू होने लगा रेलवे लाइन। उपनिवेशों में ये 1860 के दशक में आया। 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई और ये सूती कपड़ों के निर्यात का 2 गुना था। इसका इस्पात और लोहा का। और निर्यात कौन करता था? इंग्लैंड करता था, ब्रिटेन करता था। लेकिन औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा था। 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित था। इससे ये पता चलता है कि नई उद्योग पारंपरिक उद्योग के विस्थापित नहीं कर पाए थे। तो ये चीज़ आपको बढ़िया तरह से पढ़ लेना है। अब हम लोग समझेंगे नए उद्योगपति और परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सके। मतलब जितने भी नए उद्योगपति थे वो कितने भी परंपरागत उद्योग थे, जितने भी पुराने उद्योग थे, उनका जगह क्यों नहीं ले पाया, उनको डेवलप क्यों नहीं कर पाए। इसका क्या रीजन है, इसमें हमें बताया गया है। तो फर्स्ट रीजन था कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूरों की संख्याएं कम थी, इस वजह से। सेकेंड पॉइंट देखो, जो प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी और कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था।
प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी होती थी इस वजह से, और उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखाने के बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था। तो इस वजह से वो परंपरागत उद्योग नए उद्योगपति नहीं ले पाए। क्यों? ये सब रीजंस था। समझ गए? अब हम लोग समझेंगे हाथ का श्रम और वाव शक्ति। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसने उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं होती थी। जिस समय पहले औद्योगिकरण युग होने के बाद उस समय कोई भी श्रमिक जो है की कमी नहीं थी। बहुत लोग काम करने की तलाश में भटक रहे थे, इसलिए श्रमिकों की जो किल्लत या अधिक परिश्रमी की कोई समस्याएं नहीं थी। इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना ही बेहतर समझा जाता था, क्योंकि मशीनों के बजाय वो लोग क्या समझते थे कि एक मानव ही काम करे, वो ज़्यादा अधिक काम करेगा, है ना। क्योंकि जितने भी मशीनें होती थी वो महंगी होती थी, इस वजह से। सेकेंड पॉइंट देखो, तो मशीनों से जो बनी चीज़ें एक ही जैसी होती थी। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो भी वस्तुएं हैं, वो एक जैसा बनती थी। और वे हाथ से जो बनी चीज़ों की जो गुणवत्ता है और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्या मशीन है। तो उच्च वर्ग के जो लोग हाथ से बने हुए चीज़ों को अधिक पसंद करते थे। जितने भी उच्च कोटि के जो वर्ग के लोगों, वो हाथ के बुने हुए चीज़ों को अधिक पसंद करते थे। फिर थर्ड पॉइंट में देखो, तो लेकिन 19वीं सदी के अमेरिका में स्थिति कुछ अलग थी। यहाँ पर श्रमिकों की कमी होने लगे के कारण मशीनों की एकमात्र रास्ता बच गया। मतलब 19वीं सदी में ऐसा आया अमेरिका में कि श्रमिकों की कमी हुई, मतलब वहाँ मजदूरी घट गए। इस कारण से वहाँ पर क्या होने लगा, मशीनीकरण होने लगा, है ना। और एक मात्र रास्ता था अमेरिका में। अब समझते हैं 19वीं शताब्दी में यूरोप की उद्योगपति और अपेक्षा के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे। यहाँ समझना होगा कि 19वीं शताब्दी में उद्योगपति और मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे 19वीं सदी में भी। अब इसका क्या रीजन से यहाँ दिया गया है, पॉइंट बाई पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में देखो, तो ब्रिटेन में जो उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। तो ब्रिटेन में आप जाओ उस समय, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बेरोजगार होते थे और वो काम के तलाश में अधिक क्या दृढ़ संकल्प से वहाँ पर मेहनत करते थे। इस वजह से वहाँ पर क्या होने लगा, जितने भी मशीनें हैं वो नहीं उपयोग करने लगा। सेकेंड पॉइंट है, वो मशीनें इसलिए लगाना चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी, क्योंकि मशीन लगाने के लिए अधिक पैसे की ज़रूरत होती थी। इस वजह से भी क्या हाथों के काम को प्राथमिकता दी जाती थी। तीसरा पॉइंट अगर आप देखो, तो कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम कराना अच्छा समझते थे। जितने भी कुछ मौसमी उद्योग जैसे हो गया, जैसे फलों का कोई उद्योग होगा, तो वहाँ पर जितने भी जो कामगारों हैं वो श्रमिक होते थे, ना कि मशीनों के द्वारा कराया जाता था। वो लोग समझते थे कि मनुष्य ही अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर देखो, तो बाजार में अक्सर बारीकी डिज़ाइन और ख़ास आकारे वाली जो चीज़ों की मांग रहती थी, जो हस्त कौशल पर निर्भर थी। समझ गए, ये सब वजह था। और इसी वजह से 19वीं सदी में मशीनों के बजाय हाथ के काम के जो चीज़ें बनी थी वो अधिक पसंद किया जाता था। अब समझते हैं कि मजदूरी की ज़िंदगी कैसी होती थी। जिस समय वो लोग काम करते थे, जो 18वीं सदी में या 19वीं सदी में, उस समय के मजदूरों की स्थिति कैसे रही होगी, इनमें यहाँ बताया गया है। तो कुल मिलाकर जो मजदूरों का जीवन दयनीय था, मतलब बहुत ही कष्टदायक था, और श्रम की बहुतायता की वजह से नौकरियों की भारी कमी हुई थी। मतलब श्रम बहुत ही क्या होगी, बहुतया हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, और नौकरियों की भारी कमी थी। नौकरियां मिलने की संभावना यानी दोस्ती कुनबी कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। कहने का मतलब था कि उस समय लोग इतने बेरोजगार थे
कि नौकरी की जो नौकरियां जो थी या जो उद्योग थे उनमें काम मिलना मुश्किल हो पा रहा था। और उस समय जान पहचान बना करके क्या किया जाता था, उस काम पर सेटलमेंट करके मजदूरी करता था। बहुत सारे लोग क्या होते थे, उद्योग मौसमी कम की वजह से कामगारों के बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी, इसलिए गरीबी थी। तो इस वजह था मजदूरी की जो जिंदगी इस ऐसा था। आप इसको डिटेल से पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी मैं फर्स्ट जितने भी वीडियो में मैंने पढ़ाता हूँ तो मुझे जो हमेशा बोलता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में मैं ई बुक दे देता हूँ, आप उसे डिटेल से पढ़ सकते हो। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स मिल जाता है। आप डाउनलोड करके इसको कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, है ना। आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कभी भी पढ़ सकते हो, सेव कर सकते हो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जितना भी वीडियो में अपलोड करता हूँ इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं स्पेनिंग जेनी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 10th क्लास पास किया तो ये जो उस समय के जो क्वेश्चन थे स्पेनिंग जेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है और सब्जेक्टिव में भी। ये आपको समझना होगा क्योंकि ये पूछता है। एक सूत काटने की मशीन जो जेम्स हर गिब्स लेवियस द्वारा 1764 में बनाई गई थी। ये सूत काटने की एक मशीन है, क्या है, स्पेनिंग जेनी, और ये 1764 में बनाई गई थी। इसके द्वारा जेम्स हर ग्रिविजलर के द्वारा। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अब समझते हैं स्पेनिंग जेनी मशीनों का विरोध क्यों होने लगा। इसका स्पेनिंग जेनी तो हमें पता चला कि एक सूत काटने वाली मशीन है, लेकिन इसके समय के साथ इसका विरोध भी होने लगा। इसका क्या वजह है, यहाँ पर हमें दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में शहरों की आबादी का लगभग 7-10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था। 19वीं सदी में आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगार बढ़कर 35 से 75% के बीच हो जाती थी। इस वजह से भी वो क्या करने लगी थी, विरोध करने लगी। क्योंकि अधिकांश काम किसके द्वारा लिया जाता था, मशीनों के द्वारा। इस वजह से उनका विरोध किया गया। सेकेंड पॉइंट में अगर देखो तो बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूरी नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे, और जब इन उद्योगों में स्पेनिंग जेनी मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया गया तो मशीनों पर हमला करने लगे। तो ये वजह था। फिर तीसरा वजह था कि 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। क्या हुआ, वृद्धि हुई कि रोजगार के अवसर मिलने लगे, क्योंकि सड़कों का जो चौड़ा किया गया और नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। तो ये सब वजह था स्पेनिंग जेनी के विरोध में। अब समझो उपनिवेशी में उद्योगीकरण। तो आइए हम भारत पर नजर डालें और देखें कि उपनिवेशिक उद्योगीकरण कैसे होता है। मशीनी उद्योग से पहले का युग कैसा था, मतलब जब मशीनें नहीं थी उस समय की जो स्थिति थी, वैसे उस समय के उद्योग कैसे थे उसको समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा होता था उस समय, मशीन से पहले, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा कुशल मजदूर रहते थे। उच्च किस्म के कपड़ा भारत के अनिमरियन फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फ्रांस, मध्य एशिया लेकर जाते थे। ये सब था। तीसरा आप देखो तो सूरत हो गया, हुगली हो गया, मुसल हो गया, भद्रम प्रमुख बंदरगाह थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर तथा निर्यात सौदागर। बंदरगाहों पर बड़े जहाजों और मालिक तथा निर्यातक व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। तो ये मशीनी उद्योग से पहले की जो जितने भी जो युग हम कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी।
इनको बताया गया है। अब हम लोग जब मशीनी उद्योग के बाद का युग, जिसे 1780 के बाद कैसे हुआ, तो क्या हुआ, 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी। सूरत तथा हुगली जैसी पुरानी बंदरगाहों कमजोर पड़ गई। बम्बई तथा कलकत्ता एवं नए बंदरगाह के रूप में उभरे। तो ये मशीनी उद्योग आने से बाद क्या होने लगा, ये सब चेंजिंग होने लगा और एक नेटवर्क स्थापित हुआ, व्यापार मजबूत हुई। अब समझते हैं, ये वाला पॉइंट नहीं पढ़े। व्यापारी यूरोपीय और कंपनियां द्वारा नियंत्रित होता था तथा यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं। 18वीं सदी यूरोप में भारतीय कपड़े की भारी मांग हो गई। तो ये मशीनी युग के बाद ये सब स्थितियां आई, ये सब कामें हुई, ये सब परिवर्तन हुए, तो आप कह सकते हो। अब समझते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आने से बुनकरों का क्या हुआ। जब यूरोपीय कंपनी आया तो बुनकर जितने भी जो शिल्पकार थे उन लोगों का क्या हुआ, हमें इसमें जिक्र करना है। ये कह रहा है, तो ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे। मतलब जब कंपनियां नहीं स्थापित हुई थी तो जितने भी शिल्पकार थे, नाई थे, उन लोगों का जो बेहतर जीवन था और इनका उत्पादन खरीदने वाले बहुत खरीदार थे। मतलब जो बुनकरों का जो जितने भी वस्तुएं थी वो अधिक बिकता था तथा मोल भाव करके सबसे अधिक कीमत देने वाले को अपना सामान बेच सकते थे। अब क्या हुआ, तो ईस्ट इंडियन कंपनी आने के बाद बुनकरों की क्या स्थितियां हुई, यहाँ पर दिया गया। फर्स्ट है, ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति 1760 के बाद कैसी हुआ, यहाँ पर आपको दिया गया है। भारत व्यापार पर ईस्ट इंडियन कंपनी का एक अधिकार हो गया। मतलब जब भारत आया ईस्ट इंडियन कंपनी तो अपने अधिकार में ले लिया व्यापार को और वो हर एक वस्तु खुद बनाता था। फिर था कपड़ा, सक्रिय व्यापारी तथा दलालों को, ये वाला पढ़ चुके हैं। ये वाला तीसरा पॉइंट, बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब कोई भी जो खरीदारी हो गया या जितनी भी वस्तुएं जो है बनाते थे उसमें पाबंदी लगा दी गई थी। और बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशतों नामों के वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति की गई। बुनकरों या गुमशताओं के बीच अक्सर टकराव होते थे और बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमतें बहुत ही कम होती थी। तो इस सब वजह था और उन्होंने बुनकरों की जो स्थितियां ऐसी थी। अब समझते हम लोग भारत में मैनचेस्टर का आना क्या है। जब भारत का मैनचेस्टर आना क्या है इसको समझेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत से भारत में कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। जब 19वीं सदी से ही क्या होने लगा, कपड़ों का जो निर्यात जो हम बेचते थे भारत, वो कमी आने लगी। और क्या होने लगा, 1811 और 12 में भारत से आने वाले निर्यातक में सूती कपड़े की हिस्सेदारी 33% थी और 1850 से 51 आते आते ये 3% रह गए। मतलब कितने घटी है परसेंटेज, आप देख लो। फिर यह क्या हुआ, ब्रिटेन के जो निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहां बनने वाली वस्तुएं ही बिके। ईस्ट इंडियन कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया, वो ब्रिटेन की बनी चीजों की भारत के बजाय बाजारों में बेचे। 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात ना के बराबर था, लेकिन 1850 आते आते कुल आयात में 31% हिस्सा सूती कपड़ों का था और 1870 के दशक तक ये हिस्सेदारी बढ़कर 50% से ऊपर चले गए। तो ये सब था, आप उसको डिटेल से पढ़ो।
फिर आपको देखो तो मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने आई समस्या। जब मैनचेस्टर आया तो भारतीय बुनकरों में क्या क्या समस्या उनको झेलनी पड़ी थी, इसमें बताया गया है। 19वीं सदी के जो बातें आते बुनकरों के सामने नई समस्याओं का जन्म हुआ, मतलब समस्याओं का। पहला था नियति बाजार का ढह जाना, जो नियमित बाजार होता था वो ढह जाना। स्थानीय बाजारों का संकुचित हो जाना, मतलब जो स्थानीय बाजार होते थे तो वो संकुचित हो गया, मतलब वो होने नहीं लगा, एक बड़े होने लगा। अच्छे कपास का ना मिल पाना, अच्छे कीमत पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना। और 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियां द्वारा उत्पादन शुरू तथा भारतीय बाजार में मशीनी उत्पादन की बड़ी आय, है ना, ये सब वजह था, ये इनकी समस्याएं थी। आपको डिटेल से करो। अब समझते हैं कि फैक्ट्रियों का आना, ये फैक्ट्रियां आ गया तो भारत की कारखानों की जो शुरुआत होने लगी वो कैसी हुई, इसको समझेंगे। तो मुंबई से पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बना। कहाँ? बम्बई में सूती कपड़ा मिल 1854 में। ये याद रखना, ये स्टैटिक जीके का फैक्ट है। इसमें उत्पादन 2 वर्ष के बाद शुरू हो गया, 2 वर्ष हुआ तो उत्पादन शुरू होने लगा। और 1862 तक ये 4 मिल चालू हो गए थे बम्बई में। इसी दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुल गए और कानपुर में 1860 के दशक में इल्गिन मिल की शुरुआत हुई। किसमें? 1860 के दशक में। अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहली सूती मिल चालू हुआ। तो ये सब था। अब समझते हैं, यहाँ भी कुछ फैक्ट दिया गया है। मद्रास के पहली सूती मिल, मद्रास में 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। अब हम लोग समझते हैं कि प्रारंभिक उद्यमी कैसे था। जो पहले उद्यमी था वो क्या क्या था, कौन कौन से नाम थे, इसको समझेंगे। तो ये सभी चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। उदाहरण के लिए बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थी। क्या क्या? बम्बई में डेनिशा पैटिट ऑफ जी एंड टाटा। सेकेंड में दिया है सेंट हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई। जेडी बिरला ने भी यही किया। फिर मद्रास के कुछ सौदागरों जो बर्मा, मध्य पूर्व और खैबा में व्यापार करते थे, और कुछ वाणिज्य समूह जो भारत के भीतर ही व्यापार करते थे, ये सब था। अब यहाँ कुछ पॉइंट है। भारत के व्यापार पर अंग्रेजों का ऐसा शिकंजा था कि उसमें भारतीय व्यापारियों को बढ़ने के लिए अवसर नहीं देते। पहले विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग के अधिकतम हिस्से यूरोप की एजेंसियां के पकड़ में हुआ करता था। मतलब भारत जो है वो अधिकांश जो है अंग्रेजों के हाथ में व्यापार था। इस वजह से क्या होता था, उनकी जो वस्तुएं ज़्यादा बिकती थी और उनकी जो एजेंसियां, उनकी संस्थाएं ज़्यादा होती थी। अब देखो मजदूर कहाँ से आए, ये मजदूरी कहाँ से आए, तो ज़्यादातर मजदूर आपस में जिलों से आते थे, है ना, जिले अपने अपने जिले से आते थे, कई जिले से। अधिकांश वे किसान तथा कारीगर जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था वो भी आए इसमें। उदाहरण के लिए बम्बई के सूती कपड़ा मिल में काम करने वाला ज़्यादा मजदूर पास के रतनगिरी जिले से आते थे। कहाँ से? रतनगिरी। फिर 19वीं सदी में भारतीय मजदूरी की दशा कैसी थी? जब 19वीं सदी आया तो उस समय भारतीय मजदूरी की दशा कैसी थी? तो 1921 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 ये संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ज़्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे, मतलब उसको स्थायी रूप से नहीं रखा जाता था। उसको जब काम नहीं होता था तो उस समय उसको निकाल दिया जाता था। फसलों की कटाई के समय गांव लौट जाते थे। नौकरी मिलना कठिन था और जॉब मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। तो ये सब उनकी जो दशाएं थी आपको समझना होगा। फिर अब देखते हैं कि जॉबर कौन थे। जॉबर कौन थे?
तो जो उद्योगपति ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखा था, है ना, जॉबर रखा था। कोई भी जब कोई मजदूर काम करने के तलाश से जब किसी फैक्ट्री में आता है तो जॉबर से मिलता है। जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, एक टाइप का कर्मचारी होता था। वो गांव से लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता तथा शहरों में बसने के लिए मदद देता था। जॉबर मदद के बदले पैसा या तोहफे की मांग करने लगता था कि आपने मुझे तुम मुझे जब कोई मजदूर उसको काम दिलाता था तो उससे क्या लेता था, तोहफे या कुछ पैसे लेते थे। कौन? जॉबर, एक कर्मचारी होता था। इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं उद्योग विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादन ही दिलचस्प थी, खास तौर पर उन चीजों में जो निर्यात की जा सके। सेकेंड है, भारतीय वासियों ने वे उद्योग लगाए जो 19वीं सदी के आखिर में जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। उदाहरण के लिए धागा, जो कि आयात नहीं किया जाता था, तो कपड़े के बजाय धागे का उत्पादन किया। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत को औद्योगिकरण का धारा बदल गया। स्वदेशी औद्योगिकरण लोगों के वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ 1912 के। इसको आपको पढ़ लेना है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं लघु उद्योगों की बहुयता, कि जो लघु उद्योग जितने भी थे वो ज़्यादा क्यों बढ़ने लगे थे, इनका क्या रीजंस था। उद्योगों में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का शेयर बहुत कम था। लगभग 67% बड़े उद्योग बंगाल और बम्बई में थे। मतलब बड़े बड़े उद्योगों का शेयर बहुत कम लगाता था। और देश के जो बाकी हिस्सों में लघु उद्योगों का बोलबाला था। लघु उद्योग जितने भी देश था वो छोटे छोटे उद्योगों का सबसे प्राथमिकता दी जाती थी। वो लोगों का ही वस्तुएं ज़्यादा बिकती थी। कामगारों का बहुत छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था। 1911 में ये शेयर 5% था और 1931 में ये 10% हो गया था। अब देखो 20वीं सदी में ये कैसे बढ़ गया, तो 20वीं सदी में हाथ से होने वाले उत्पाद में इजाफा हुआ। हाथकरघा उद्योग में लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और बुनकरों ने अपनी कारगों में फ्लाई शटल का इस्तेमाल शुरू किया। 1941 आते आते भारत के 35% से अधिक हाथकरघों में फ्लाई शटल लग चुका था। रिनकोर, मद्रास, मैसूरी, कोचीन, बंगाल जैसे मुख्य क्षेत्र में तो 70 से 18% हथकरघों में फ्लाई शटल लगे हुए। इसके अलावा और भी नए सुधार हुए जिसके हथकरघा के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ा। फ्लाई शटल रस्सी और पुलिया के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसे फ्लाइंग शटल कहा जाता था। इसको आपको पढ़ लेना है। वस्तुओं के लिए बाजार, ये वाला आपको पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंस है ये वाला। अब यहाँ क्वेश्चंस, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, ये वाला आपको पढ़ लेना है। ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए गए। ये 10 क्लास में ये पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आपको इसको बढ़िया तरह से पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, VVI है ना क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्जाम में आया था। और हर एक एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स 10 क्लास का होता है उसमें ये क्वेश्चंस हमेशा आता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ये वाला है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ये है, 17वीं सदी में यूरोप शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करने लगे। तो इनका आंसर आपको ये वाला मिल जाएगा। ये सेकेंड नंबर का आंसर है, आपको पढ़ लेना है। और इसको आप या ऐसे भी कर सकते हो, इसको बढ़िया तरह से लिख लो, ये PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ से भी लिख सकते हो। अब तीसरा नंबर का आंसर
क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना और तीसरा नंबर का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला है तीसरा नंबर का क्वेश्चंस। फिर आपको मिल जाता है चौथा नंबर का क्वेश्चंस, ये वाला है, ये वाला। इसका आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला है चौथा नंबर वाला, इसको भी पढ़ लेना। फिर आपको यहाँ मिल जाता है, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आप देख सकते हो, इसको पढ़ लेना नॉलेज के लिए। फिर इसका आंसर्स यहाँ दिया हुआ है, इस चीज़ का आंसर्स यहाँ दिया हुआ है। तो इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।